ब्रेक के बाद एक बार फिर आप दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप सभी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बात अब होगी देश की और पंजाब की, जहां पर सीएम भगवंत मान से जुड़े हुए वीडियो के मामले में एक नया ट्विस्ट है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए गुरुग्राम में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके लिए पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने 10 लाख रुपए की रिश्वत दी। गुरुग्राम पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पूरा मामला सिख धर्मगुरुओं की बेअदबी से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि बेअदबी वाले वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो भगवंत मान है। ये वीडियो सामने आने के बाद अकाल तख्त ने मान को सिख धर्म से बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भगवंत मान ने सफाई दी थी कि यह वीडियो फर्जी है। उन्होंने इसे एआई जनरेटेड करार दिया था। पंजाब सरकार ने फोरेंसिक जांच कराकर इस वीडियो को फर्जी बताया, लेकिन अब इसी फोरेंसिक रिपोर्ट पर ही फिर से मान घिर गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि यह फोरेंसिक रिपोर्ट फर्जी है। इसके लिए पुलिस ने गुरुग्राम के एक होटल में लुधियाना के पुलिस अधिकारियों की बैठक का वीडियो जारी किया। पुलिस के मुताबिक इस बैठक में भगवंत मान को क्लीन चिट देने को कहा गया। साथ ही बीजेपी ने पंजाब पुलिस अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल तक शेयर कर दिए। ट्रैफिक होटल क्राउन प्लाजा का गुड़गांव में उसी टाइम एसपी जशनगिल पहुंचे, उसी टाइम ही मैं पहुंचा था। पहले रिसेप्शन पे मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे में चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो रूम नंबर 3000 था उनका, तो उसमें 3000 दे। तो के पे ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवंत मान जी के फेवर में, और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास 2 रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है एआई जनरेटेड नहीं है। उन्होंने कहा सर ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता। हाँ, जो भी इंसान है उसको आपको पेन ड्राइव वगैरह देनी पड़ेगी, वो देखेगा, उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। चलो चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब बात करेंगे। मैंने कहा एसपी साहब से भी बड़े साहब कौन? तो फिर वो दूसरे रूम में ले गए। वो 3004 रूम नंबर है। तो वहां जाके उन्होंने लाया ये बड़े साहब थे जो कि सीपी लुधियाना थे, स्वपन शर्मा वैसा ये नाम पर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है और जल्द से जल्द चाहिए। इस खुलासे के बाद आज दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा सामने आया, आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर नकली वीडियो तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्री अकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिसपे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान उनके भावना के अनुकूल उनकी पीड़ा को देखते हुए आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं। और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सिरसा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी बंगाल के बाद पंजाब में साजिश रच रही है। अगर मान को फर्जी रिपोर्ट बनवानी होती तो वो पंजाब में ही बनवा लेती, इसके लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत ही नहीं थी। गोपाल राय का भी बयान सुन लें आप। फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब में नहीं बन जाती क्या? पंजाब पुलिस को अपनी राज्य में वहां फर्जी रिपोर्ट बनाने की जगह गुड़गांव में भाजपा की सरकार जहां है वहां आने की क्या जरूरत थी? तो भाजपा के लोग षड्यंत्र तो करते हैं, लेकिन बौखलाहट में कभी कभी ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो इसलिए आप सब देख रहे हैं कि बंगाल के बाद पंजाब को लेकर से किस तरह से भाजपा बौखलाई हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, 100 षड्यंत्र कर लो, पंजाब के लोग आपके हर षड्यंत्र का जवाब देंगे। तो पंजाब के लोग हर षड्यंत्र का जवाब देंगे, ये तो राजनीतिक बयान हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वीडियो असली था जिसकी वजह से उन्हें सिख धर्म से बाहर कर दिया गया, भगवंत मान को? ये इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, या ये वीडियो राजनीतिक तौर पर बाहर लाया गया
वीडियो अब सही है या गलत है, ये तो केवल जांच रिपोर्ट ही बता सकती है। समीर जी यहाँ पर चर्चा शुरू करते हुए, अच्छा, मुख्यमंत्री भगवंत मान का रिएक्शन आ गया है, ये आपको सुना देते हैं। एक बड़ी घटिया राजनीति के हथकंडे तहत मेरिया फर्जी वीडियो जड़ियां ने रिलीज की जा रही, जदों किसी होर पासे इन्हां दा बस नहीं चलता तो फिर ये धर्म वाले पासों मैनू बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनी जिहड़ी वीडियो जिहदे विच ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे नाल मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है, वो वीडियो नू वायरल करके मैनू दोषी करार दिता गया। पर संगतां ने वो वीडियो देखी, पूरी दुनिया के लोगों वालों मैनू सैकड़े फोन भी आए, वीडियो मैसेज भी आए कि जी सानू तो जमा शरेआम पता लग रहा है कि वीडियो नकली है। उस तो बाद असी ने भी फोरेंसिक लैब तो जांच कराई। हुण वो फोरेंसिक लैब के जिन्ने भी मालक ने उन्होंने बीजेपी ने हमला करता, क्योंकि अकाली बीजेपी कांग्रेसी तिन्ने इकट्ठे हो गए पंजाब च। तो जो बात भगवंत मान ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर मुख्यमंत्री ये कहे वो बड़ा आदमी नहीं है, तो फिर तो मुझे पूछना पड़ेगा बड़ा आदमी कौन होता है और बड़ा आदमी कैसा दिखता है। भाई सीएम की पद भी। समीर जी चलिए आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैदान में एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए, फिर समीर जी। अच्छा ठीक है, कहिए। भगवंत मान बड़ा आदमी नहीं है, और बड़ा आदमी मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं ये मतलब नहीं हो सकता। बहुत ही खराब जिसको कहते हैं ना, भगवंत मान जी को सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे, ये बड़े आदमी के लक्षण है। और बड़ा आदमी पैसा या प्रभाव बड़े आदमी पर तो मैंने आपका कहना है कि बड़ा आरोप लगना नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही संदर्भों कर रहा हूं। जो बड़ा आदमी होता है ना, अब जिसका कद होता है। आप ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो उस कद के व्यक्ति हैं, लेकिन भगवंत मान। अब आप समीर जी अब ये सवाल है, कई बार सवालों की भी कमी हो जाती है, लेकिन भगवंत मान के लिए बड़ा सेटबैक है। मुझे निश्चित रूप से भगवंत मान के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये शराब है जो आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। दिल्ली में शराब बेच के सत्ता से चले गए, शराब छिड़कने के आरोप में संकट में पड़ गए हैं। और जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा की पुलिस आमने सामने इस मामले को लेकर आई है, दोनों पुलिसों में जो सामना हुआ है, और ठीक है कि आप भले इस मामले को फर्जी बताकर भगवंत मान बच जाए फिलहाल, 10 महीने बाद तो पंजाब में चुनाव है, आपको जनता के बीच में जाना है। और जिस तरीके से जनता में ये बातें चल रही लेकर, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा भगवंत मान के लिए इसको बचाना। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई पब्लिक मेरा फैसला करे, तो फैसला तो आपका पब्लिक ही करेगी। अकाल तख्त ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन चुनाव में तो आपको जाना है, आप नेता, आप चुनाव लड़ोगे। आम आदमी पार्टी क्या इसको लेकर जनता के बीच जा सकेगी? क्या आम आदमी पार्टी आम सिख को पंजाब को कन्विंस करने की स्थिति में आएगी कि जो वीडियो चल रहा है वो फर्जी है और भगवंत मान ने यह नहीं किया? जनता अगर इसको फर्जी मानेगी तो आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी। अगर जनता ने माना कि भाई इसको मैनेज किया गया और इसमें भगवंत मान है, तो मुझे लग रहा है फिर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी चीज है, मतलब कुछ भी चीज डाल दो उस पर। एआई। विजय जी यदि टिप्पणी न करें तो एक टिप्पणी करूं। शराब की जब लत लगती है ना तो छूटती नहीं है, तो यहाँ हो या पंजाब हो। तो आप लेकिन विजय जी की टिप्पणी से क्यों डरे? नहीं सर, केवल शराब की लत नहीं, सत्ता की भी लत जो है जिससे लग जाती है वो छूटती नहीं है। वो तो बड़ा नशा, सत्ता का नशा। तो लेकिन ये सही है जिस तरह की कोशिश की गई। जो मुझे जानकारी मिली थी कि भाई ये कोई प्राइवेट एजेंसी के थ्रू उन्होंने उसकी जांच रिपोर्ट बनवाई है और वो सब, इसका मतलब है कि क्यों उसके वो बात लगातार वो कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई आरोप चलते रहें, अकाल तख्त से भी उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जनता तय करेगी कि क्या वो सही है कि नहीं है। ये चुनाव मुश्किल हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत मुश्किल चुनाव है, बड़ा मुश्किल चुनाव है। और वो तब है जबकि वहां पर कोई विरोध में इतनी मजबूत ताकत के तौर पे कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। अभी भी सबसे मजबूत आम आदमी पार्टी ही है पंजाब में। उनके सामने कोई ऐसा स्ट्रांग कोई अपोजिशन नहीं है तब इस स्थिति में। आइए बात करते हैं अब बिहार की निशांत कुमार की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, और पटना में निशांत कुमार का ऐसा रूप सामने आया जो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं निशांत कुमार।
पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, सुविधाओं का निरीक्षण किया, डॉक्टर्स और स्टाफ से बात की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बावजूद पीएमसीएच के प्रिंसिपल नदारद दिखे। उन्हें फोन किया गया और कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद निशांत कुमार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे हमने फोन से भी करने की कोशिश की, नहीं उठा रहे हैं, तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रिंसिपल यहाँ के पीएमसीएच के, उन पे मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आप जहाँ भी हो, सुन रहे होंगे मीडिया के मार्फत से, वो समझ लें, कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, ये जो निशांत कुमार कर रहे हैं, पहला तो स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। इससे पहले मंगल पांडे के पास था ये मंत्रालय, मंगल पांडे के पास, और अब ये निशांत कुमार के पास है। निशांत कुमार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो लेगेसी जो नीतीश कुमार की रही है, वो तो निशांत कुमार कभी नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल दायरे से बाहर, उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन कुछ करते हुए दिखना जेडीयू के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, निशांत कुमार को यदि प्रिंसिपल को पता होता, पटना पीएमसीएच को पता होता कि निशांत जी आ रहे हैं, और इसके बावजूद यदि वो गायब रहते तब तो, और या उनका फोन नंबर नहीं उठाते, तो बात समझ में आती थी, वो फिर कार्रवाई के लायक था। ये नेताओं की एक अजीब स्थिति होती है, क्योंकि देखिए, पीएमसीएच का प्रिंसिपल जो होता है, सिर्फ वो डॉक्टर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी है। उसको हो सकता है वो कई जगह गया होगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए गया हुआ, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उस समय ऑफिस में ही बैठा रहे। तो ऐसी स्थिति में बिना जानकारी लिए कि हम काम कर दे रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक स्थिति नहीं है। ये आपको हेडलाइंस बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये कर सकते हैं सर। मंत्री आदमी चेहरे चपाटे तुरंत बता देते कि साहब मंत्री जी आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन यदि हो सकता है कि प्रिंसिपल के पास मुख्यमंत्री, ये जो मंत्री हैं, मंत्री साहब, उनका नंबर भी नहीं सेव हो, इसकी भी तो संभावना है। ये गंभीर आप कर रहे हैं सर। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि प्रिंसिपल को बहुत काम होते हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि प्रिंसिपल कोई मंत्री के आगे पीछे घूमने के लिए नहीं होता है। लेकिन प्रिंसिपल अगर वहां व्यवस्था में, उसकी मूल व्यवस्था क्या है? मूल व्यवस्था है कि वो अस्पताल अच्छे से चले, वो मेडिकल कॉलेज अच्छे से चले, वो संस्थान अच्छे से चले, जहां का भी वो मुखिया है। मंत्री वहां पर गया हुआ है, या तो कुछ हो कि किसी काम से गए हो और फोन नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि मंत्री का फोन रहेगा तब तो फोन उठाएंगे, दूसरा कोई फोन उठाएंगे नहीं। इसका तो मतलब ये भी हुआ जिम्मेदारी नहीं दिख रही है प्रिंसिपल की। मुझे नहीं पता, अगर कोई इससे गंभीर काम कर रहे हो। मैं तो निशांत कुमार पे बात करना चाहती हूं। निशांत कुमार जो करते हुए दिख रहे हैं, वो लॉन्ग अवेटेड है। मैं कह रहा हूं कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इससे कुछ नहीं होगा कि आप, ये एक तरीका होता है कि अच्छा कुछ नहीं तो आज खाली बैठे हैं, चलो 2-3 घंटा घूम लेते हैं और थोड़ा मीडिया उडिया चला देगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्या सीरियसली आप बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करने पर कुछ काम करेंगे? बिल्कुल। और अगर ये काम करेंगे तो आप सारे प्रिंसिपल, और अगर आपको लगता है कि प्रिंसिपल में ड्यूटी में अनदेखी किए, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बाद में कुछ कार्रवाई करेंगे? करिए, आप मिनिस्टर हैं, आप तो मिनिस्टर है ना। मंत्री को और मतलब किसकी इजाजत लेनी, किसी से परमिशन थोड़ी नहीं लेनी। अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है, तो अगर उसको वहां उपस्थित होना चाहिए। आपको फोन उठाने पर मैं नहीं मानता हूं कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद है कि गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे ही अस्पताल का एक निरीक्षण का औचक निरीक्षण करते हुए एक एमएस के बारे में, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बारे में ऐसी बात की थी, तो हंगामा मच गया था कि मंत्री किस प्रकार से धमका रहे हैं। नहीं सर, मैं तो बात है, देखिए अभी आपने जो बात कही थी पंजाब के रेफरेंस में कि शराब का नशा और सत्ता का नशा, तो ये सत्ता का नशा है। ये जो आपका ईगो है ना कि मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने नहीं उठाया, मैं ये कह रहा हूँ उस कॉलेज में, हॉस्पिटल में यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए उनको। मूल बात ये, मतलब प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया, ये क्या कार्रवाई की बात है? नहीं है, यदि उस सिस्टम में काम नहीं हो रहा, यदि वो प्रिंसिपल पीएमसीएच का हाल और क्या उन्होंने काम किया, रिपोर्ट नहीं है कि पीएमसीएच का ऐसा नहीं, मतलब वो तो उनको पता होगा, और क्या उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी, क्या काम किया है, मेडिकल पर क्या काम कर रहे हैं, ये सब पावर गेम में होता है कि ठीक है दिखने में अच्छा लगा, और औचक निरीक्षण में होता ही है तुरंत ही। और हम लोग देखते हैं औचक निरीक्षण होता है, 15-20 प्रेस वाले साथ में होते हैं, तो वो तुरंत ही पहुंचते हैं मंत्री जी। लखनऊ अग्निकांड पर सियासत हो रही है। खबर इसके भी, 15 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार एक्शन में है। पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की जांच चल रही है। शहर शहर अभियान चलाया जा रहा है। सूबे में अभी तक 100 से ज्यादा इमारतें सील की जा चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। लखनऊ के अलीगंज की जिस इमारत में 15 लोग जिंदा जले, उसे अब गिराने की तैयारी भी हो रही है।
सोचिए जरा, 10 साल पहले जो इमारत गिर जानी थी, अब उसे गिराने की तैयारी हो रही है जब 15 मासूम मर गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने इस मामले में सरकार से लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में करप्शन मानकों पर भारी पड़ रहा है। अखिलेश को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते थे? लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा? इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हो, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। तो अब ये जो बात हो रही है, लापरवाही किसकी और किस किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ ये पूरा सिस्टमैटिक फेलियर है। सिस्टमैटिक फेलियर इसे क्यों ना कहा जाए विजय जी? जो 10 साल पहले इमारत गिर जानी चाहिए थी वो इमारत गिरी नहीं, बल्कि इतनी जल्दी तुरंत में वो जो गिराने वाला ऑर्डर था वो भी निरस्त कर दिया गया। तो अब आप ये कहो अखिलेश जी, अखिलेश के समय ही 2016 में इसको गिराने की बात आई थी और नोटिस भी सर्व कर दिया गया था। मैं कह रही हूँ कि सर कोई टोपी ट्रांसफर करता रहे, 15 लोग तो जल के मर गए। नहीं, वही है सिस्टम जो फेलियर की बात है, उसी पर हम लोग बार बार बात करते हैं। जैसे कल भी हम लोग कर दे, मैं इस बात से सहमत नहीं था। हर्ष जी बोले कि भाई मुख्यमंत्री गए तो उससे एक फर्क पड़ता है और मुख्यमंत्री की संवेदना भी होनी चाहिए कि इतने लोग हो गए, वो बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये सिस्टम के फेलियर है। और आप एक चीज़ होती है जो कल कहा गया था कि भाई कोचिंग है, अब कोचिंग की सबकी जांच होगी, तो आग केवल कोचिंग में ही लगी कि उत्तर प्रदेश में ये आदेश हुआ है? तो पूरे सिस्टम पर काम होना चाहिए। और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि भाई 2016 में अखिलेश जी की सरकार के वक्त में ये नोटिस दिया गया था और वो नहीं तोड़ी गई, तो अब फिर योगी सरकार थोड़ी कर पाती इस काम को 10 साल में, क्योंकि ये तो नोटिस उस अखिलेश सरकार का था। तो मूल मुद्दे वो नहीं है, मूल मुद्दे हैं कि उस पर। और जैसे पाठक साहब कह रहे हैं कि राजनीति, अरे विपक्ष का नेता यदि इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो हम सवाल करेंगे कि भाई विपक्ष के नेता कहाँ हैं जो इस मुद्दे पर सवाल उठाना राजनीति का। और अखिलेश यादव को थोड़ी ना आके थोड़े जिम्मेदार थोड़ी है उसके लिए कि हर बात पर करना उसे है जो वहां पर ग्राउंड में एडमिन वाले लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जूनियर इंजीनियर था, जिसने आपको वो नक्शा पास करके दे दिया कि अच्छा ठीक है आपने इमारत खड़ी कर ली तो कर लिया। एक लाइन सिर्फ बोलूं है, देखिए मैं वर्तमान प्रशासन को जिम्मेदार मानता यदि वर्तमान प्रशासन का रिस्पांस टाइम बहुत खराब होता। मैं फिर कह रहा हूं 8 साल तो हो गए नहीं, रिस्पांस टाइम मैंने दुर्घटना घटने के बाद, दुर्घटना 3 बजे घटती है और 3:27 के आसपास, यानी आधे घंटे के अंदर, वो आप समझ सकते हैं कि वो एरिया जिस रास्ते से हजरतगंज और इंदिरा नगर और अलीगंज तीनों फायर स्टेशन जो है एक्टिव होकर के वहां पर काम करने लगता है। मैं फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो लखनऊ प्राधिकरण है उसके अफसरों की जिम्मेदारी है, बनती है, और ये तब तक संभव नहीं होता है कि जब तक नेता और अधिकारी दोनों आपस में मिल न जाएं। और ये अखिलेश के समय से चलता आ रहा है, दुर्भाग्य से इस समय भी उसको तोड़ा नहीं गया। एक भी अधिकारी को, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी को सस्पेंड किया। लखनऊ की मेयर का कल बयान सुन रहा था मैं, लखनऊ की जो मेयर थी वो कही थी मैं क्या करूं, वो तो एलडीए के हाथ में है, लखनऊ डेवलपमेंट परमिशन देता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एलडीए से पूछा तो वो कहे नगर निगम के लोग करप्शन में पैसा खा लेते हैं, वो विजिट करने आते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये एक दूसरे को ब्लेम लखनऊ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर डाल रहा है, कॉर्पोरेशन कह रहा है लखनऊ डेवलपमेंट है, सरकार अभी अपनी कार्रवाई करने की दे रही है। भाई आप पूरे यूपी के अंदर इस तरह की जो बिल्डिंग है, थिएटर है, स्कूल है, कॉलेज है, सबकी जांच करो आप। एक तो ये कि अगर ये पता चल गया कि फलाना कार्यकाल में गड़बड़ हुई थी तो अब अखिलेश जी को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए उस वक्त के अधिकारियों को लेके जरा उनके ऊपर कुर्की कर दीजिए, एक आध को जेल भिजवा दीजिए, कुछ उनके ऊपर काम कर दीजिए। दूसरा, क्या किसी नेता में पॉलिटिकल विल है कि वो कहे कि ऐसी सारी इमारतों का ऑडिट करा के, रियल ऑडिट करा कि ये वाला नहीं, ये तो सील लगाया फिर सील खुल गई, जो अखिलेश जी के समय हुई थी वही अभी भी हो रही है। क्या कोई रियल ऐसा पॉलिटिकल विल पावर वाला नेता है जो कहे कि देश भर में, या इस घर के बगल में कोई एक अपराधी पैदा होगा तब इसका ऑडिट होगा?
ये छोटी बात नहीं है। और लोग मर जाते हैं जिनके मतलब हम लोगों के लिए एक डिबेट का विषय है, खबर बन गई है, और नेताओं के लिए थोड़ा सा कहें कि थोड़ी चर्चा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। एक, जब तक कार्रवाई जो लोग जिनके कालखंड में वो अधिकारियों पर नहीं होगी, और दूसरा पॉलिटिकल विल पावर चाहिए भाई। देश के हर हिस्से में बिल्कुल करेक्शन नहीं हो रहा, फिर से अभी वहीं एक बिल्डिंग बन जाए। चलवा दीजिए ना, जो दोषी पाए जाते हैं बुलडोजर चलवा दीजिए, बुलडोजर वाली सरकार तो है। देखिए हमें हमारे लिए बहुत आसान है ये बात कहना, स्टूडियो में बैठ करके कहना कि सेफ्टी मेजर ऑडिट होना चाहिए। अब आप अमीनाबाद का एक उदाहरण ले लीजिए, या अमीनाबाद जैसा हम दिल्ली के अंदर चांदनी चौक की बात करते हैं, सदर बाजार की बात करते हैं, आप उसमें पहाड़गंज की बात कर लीजिए। कैसे करेंगे? किसके पास इतना विल है? जिस दिन कोई ऐसा काम करने जाएगा उसके साथ देखिएगा सड़क पर उतरने वाले लोग बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, व्यापारी वर्ग खड़ा हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, वो हावी अतिक्रमण करने वालों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं तो वही कह रहा हूं, तो हर बार, लेकिन मैं कह रहा हूं काशी के अंदर सड़क चौड़ी करने के आधार पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट को तोड़ा गया। समाजवादी पार्टी सड़क पर आकर काशी और प्रयाग दो बड़े उदाहरण हैं। मैंने तो अपने शहर को 11 महीने में बनते हुए देखा है, लेकिन फिर मैं कहता हूं हमारे दारागंज मोहल्ले की सड़क नहीं हो पाई। उसी शहर में मंदिर हटे, मजार हटी, यही योगी जी का शासनकाल था। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047, तो लिविंग बेहतर हो उस तरफ हम कम जाएंगे, या यही होगा चलो ठीक है गलियां हैं, गड़बड़ है, चलता रहेगा, फिर ये नहीं चल पाएगा सर। वरना फिर ऐसे 10, 20, 50 लोग मरते हो, हमारे लिए नंबर रह जाएगा, उससे आगे की बात नहीं होगी। असल बात यही है कि विल पावर किसके पास है, और अगर विल पावर कोई दिखाता भी है तो इससे आम जनता का कितना साथ मिलता है। क्योंकि ये जो करप्शन की जड़ है वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। और जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं इसमें आम जनता को भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि वो बिल्डिंग खड़ी करने वाला भी करप्ट था, उसे एनओसी देने वाला भी करप्ट था, नक्शा पास करने वाला भी करप्ट था, इतने दिनों तक आंखों के सामने बिल्डिंग खड़ी रही उसे ना गिराने वाला भी करप्ट था। तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। बहुत शुक्रिया आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।